हम चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कैरियर्स इन फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा में बदलते रुझान, मतलब क्या बदलाव आ रहा है, रुझान क्या है। आपने देखा होगा जब चुनाव होता है, एग्जिट पोल, उसके बाद क्या होता है जब वो काउंटिंग चालू हो जाती है वोटिंग की, तो क्या बोलते हैं रुझान कैसे आ रहे हैं। कभी बीजेपी ऊपर है तो कभी कांग्रेस नीचे है, तो ये रुझान चल रहा है, रुझान। तो रुझान का मतलब क्या बदलता हुआ, क्या ट्रेंड आ रहा है, क्या बदल रहा है। तो अगर यहां पर इस टॉपिक के अंदर लेटेस्ट ट्रेंड लिखा होता, लेटेस्ट, लेटेस्ट का मतलब अभी क्या चल रहा है, बट यहां पर क्या लिखा, चेंजिंग ट्रेंड। अब चेंजिंग ट्रेंड्स मतलब भारत में शारीरिक शिक्षा जब से शुरू हुई, हम तो कहेंगे कि आजादी के पश्चात क्या क्या शुरू हुआ, कैसे क्या क्या ट्रेंड बदलता चला गया। तो ये टॉपिक जो है देखने में बहुत छोटा लग रहा है, बहुत कॉमन सिंपल टॉपिक लग रहा है, बट ये कई चीजों, कई एस्पेक्ट्स को कवर करेगा। ध्यान रखना है, कई एस्पेक्ट्स को कवर करेगा। तो चेंजिंग एंड कैरियर्स, अगर देखेंगे सिलेबस के अंदर कैरियर लिखा हुआ है, कैरियर, एस नहीं लगा हुआ है, तो एक्चुअल में यहां पर एस लगेगा, कैरियर्स, है ना। कई रोजगार, एक ही रोजगार थोड़ी है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कैरियर्स इन फिजिकल, सारी शिक्षा में बदलते रुझान एवं रोजगार। सबसे पहले इस टॉपिक को आप देखेंगे, हमने क्या किया, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेके चले, ऐतिहासिक जो पहलुआ है कि भारत आजाद हुआ उसके बाद क्या क्या रुझान, क्या क्या बदलते गए शारीरिक शिक्षा में, जानने की जरूरत है। क्योंकि इन्हीं रुझानों, ये जो बदल दिख रहे हैं आपके, इसी के आधार पर जो अब वर्तमान में जो रुझान आ रहे हैं, क्या क्या चीजें आ रही हैं, इस सब इनको देखते ही ये सब चीज बनाएंगे। अब सबसे पहले देखेंगे हम सीधा सीधा 1948, 47 में, 1947 में भारत अवार्ड आजाद हुआ। 47 में भारत का तिरंगा, आप देखा होगा कि 1948 का जो ओलंपिक हुआ, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 48 में हमारा ओलंपिक हुआ, 48 में लंदन के अंदर भारत का तिरंगा पहली बार फहराया गया, 48 के अंदर, ठीक है ना। और यहां आप देखेंगे कि उससे पहले जो भारत के लिए झंडा फहराया जाता था, ब्रिटिश इंडिया का झंडा था, क्योंकि भारत के ऊपर ब्रिटेन का राज्य था, ब्रिटेन का कब्जा था। ब्रिटिश इंडिया का झंडा कैसा था, जो ब्रिटेन का झंडा उसके बीच में बैज लगा होता, बैज जो लगाते ना, बैज, यहां पर वो बैज लगा। तो अब ये जो टॉपिक देखा आपने, ट्रेंड्स, क्या रुझान, क्या क्या बदलते हुए रुझान आ रहे हैं शारीरिक शिक्षा में, क्या अपलिफ्टमेंट आ रहा है, क्या विकास आ रहा है। और जब विकास आएगा तो रोजगार के रास्ते खुलते चले जाएंगे, रोजगार के रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो क्या रुझान आ रहे हैं और क्या क्या रोजगार उनको फुलफिल करने के लिए पनप रहे हैं, वो हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो अब हमने, जब मैंने बताया कि भाई 48 को देखते हैं, 1948 के अंदर अगर आजाद हुआ भारत, तिरंगा फहराया गया, 47 के अंदर बोलते हैं ना, बीका जी कामा पहले से पहली बार तिरंगा फहराया गया, ठीक है ना। उसके बाद हाँ, ओलंपिक की बात करते हैं तो 1948 के अंदर लंदन ओलंपिक में भारत का पहली बार तिरंगा फहराया गया। क्वेश्चन आता है कि भारत का गोल्डन ओलंपिक किसे कहते हैं, तो भारत का गोल्डन ओलंपिक 1928 है, 1928, जब भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता। अगर बोलते हैं भी गोल्डन ओलंपिक किसे कहा जाता है, तो वो गोल्डन ओलंपिक 1996 का, 1996 एटलांटा ओलंपिक को हम गोल्डन ओलंपिक, क्योंकि पूरे 100 वर्ष पूरे, भारत का गोल्डन ओलंपिक, भारत को पहला स्वर्ण पदक 1928 में, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब प्रतिभाग किया, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आंसर आएगा 1900, 1900, पेरिस ओलंपिक, जिसमें जो हमारा एंग्लो इंडियन था, नॉर्मन पिचार्ड, जिसने 200 मीटर स्टेट रेस और 200 हर्डल रेस के अंदर दोनों में ही क्या रजत पदक जीता। वास्तविक रूप से अगर देखें तो भारत उसके बाद 1900 के बाद 1920 में गया एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में, 1924 पेरिस ओलंपिक में गया, और 1928 में भारत आधिकारिक रूप से ओलंपिक में प्रतिभाग किया, क्योंकि 1927 में भारत का क्या बन गया था,
IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारत का राष्ट्रीय ओलंपिक एसोसिएशन बन गया था। इसलिए भारत 1928 के अंदर आधिकारिक तौर पे माना जाता है, राइट। अब आगे हम देते हैं, हम यहां पर चलते हैं रुझान। तो रुझान देखेंगे 1948 में सबसे पहले एनसीसी की शुरुआत की, नेशनल कैडेट कोर्स। पंडित हृदयनाथ कुंजरू को इसका श्रेय जाता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 1950 के अंदर कैब पर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड फॉर फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, 1950 में शुरुआत हुआ। अभी एग्जाम हुआ है शायद एमपी स्लेट का, उसके अंदर ये ऑप्शन ही नहीं दिया 1950, 51, 52, 53, 59 ऐसे करके दे रखा है। तो अगर 51 है तो मे भी हो सकता है कि उन्होंने सेशन को लेकर 1950 51 लिखा, बट ये 1950 के अंदर हमारा कैब पर आया। किसके लिए भाई? चेंजिंग ट्रेंड, ट्रेंड चेंज हो रहा है, रुझान चेंज हो रहा है शारीरिक शिक्षा के अंदर। उसके बाद भारत स्काउट एंड गाइड, भारत के अंदर आप देखेंगे स्काउट एंड गाइड दोनों को मिलाया गया 1950 के अंदर। और जब भी स्काउट एंड गाइड की बात आती है तो एनी बेसेंट का नाम आता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 1951 में एशियन खेल होने थे 1950 में। तो आप क्या देख रहे हैं, ये क्या दिख रहा है आपको? ये आपका हिस्ट्री दिख रही है, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फिजिकल एजुकेशन का आजादी के पश्चात का इतिहास। ये आपका चेंजिंग ट्रेंड्स के अंदर है। पहले में आप देखें तो आप अपना 1914 से भी पढ़ सकते हैं। आप 14 के अंदर एचवीपीएम आया, 1920 के अंदर वाईएमसी आया, 1932 के अंदर आपका लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज, उनको भी पढ़ने की जरूरत है। तो अगर आपके पास यू आर हैविंग दिस बुक, अगर ये बुक आपके पास है तो मैं पेज नंबर बताऊंगा आपको, आपको ये हिस्टोरिकल ट्रेंड जरूर पढ़ना है आपको। तो ये पेज नंबर आप देखेंगे, ये आपको मिलेगा पेज नंबर पे आजादी के पश्चात 1920 से ही लेके आप चलेंगे तो आप ये पेज नंबर 67 से स्टार्ट हो रहा है, 67 से, है ना। अच्छा, अब देखेंगे कि 51 एशियन गेम्स, भारत की धरती पर पहला एशियन खेल, उसकी शुरुआत ही भारत के अंदर, जिसका आप देखेंगे मोटो क्या था? शुभंकर जंतर मंतर। होना था 1950 के अंदर, बट भारत में तैयारी पूरी नहीं हो पाई थी, तो 1950 में एशियन खेल चालू है दिल्ली के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद 51 में ऑक्सिलरी कैडेट कॉर्प्स बनाया गया, ऑक्सिलरी कैडेट कॉर्प्स को सबको हमने बुक के अंदर बहुत अच्छी तरीके से आपको दे रखा है। आप जब देखेंगे 1951 के अंदर ऑक्सिलरी कैडेट कॉर्प्स बनाया गया, क्योंकि ये क्या ऑक्सिलरी कैडेट कॉर्प्स क्या है? जो जूनियर डिवीजन की एनसीसी थी उसके स्थान पर लाया गया। ये पेज नंबर 70 पे लिखा हुआ है, ठीक है। आप देखेंगे उसके बाद कि जो ये ऑक्सिलरी कैडेट कॉर्प्स आया था उसको 1965 में नेशनल फिटनेस कॉर्प्स, आप देखेंगे 1965 आप देख रहे हैं, नेशनल फिटनेस कॉर्प्स में मिला दिया। मैंने उसी तरीके से उस बुक के अंदर लिखा हुआ है, तो आप यहां समझना है तो ये क्या चेंज आ रहा है ट्रेंड्स के अंदर। उसके बाद 1952-53 में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया। हम अभी कोठारी कमीशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया। 1953 में राजकुमारी अमृत कौर स्कीम आया, देखा होगा, इसी को हटा के एनएसएनआईएस पटियाला बनाया गया 1953 में। उसके बाद देखेंगे 1950 में एनडीएस, नेशनल डिसिप्लिन स्कीम। उसके बाद एआईसीएस, ऑल इंडिया काउंसिल स्पोर्ट्स आया। आज की तारीख में अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य अवार्ड, ये किसको मिलना है, कौन डिसाइड करता है? एआईसीएस करती है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है। जिसके अंदर भारत का खेल मंत्री अभी अनुराग ठाकुर जी हैं, वो इसके क्या होते हैं? मेन प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। इस पे कई बार क्वेश्चन आया। आगे देखते हैं हम, एसजीएफआई स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया 1954 में बीडी गोंद जो इसके पहले अध्यक्ष थे, एसजीएफआई स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया। जिस पे आपने सुना होगा पिछले 2 साल पहले इस पे प्रतिबंध लगा दिया था, फिर से ये वापस अपने कार्य में आ गया एसजीएफआई। मतलब पूरे स्कूल्स से जुड़े हुए खेलों को ये संचालित करता है, एसजीएफआई स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया। उसके बाद 1956 में नेपर आया, नेशनल, आप देखें, फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन स्कीम, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे 1956-57 माका ट्रॉफी आई। माका मतलब मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी उस विश्वविद्यालय को दिया जाता है
जो खेल की दुनिया में सबसे अच्छा है उस वर्ष, उस सेशन के अंदर। इसके पॉइंट सिस्टम होते हैं कि उस विश्वविद्यालय से कितने खिलाड़ी ओलंपिक खेलने गए, कितनों ने मेडल लिया, एशियन खेलों में खेलने गए। उसके बाद जो अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता, तो उसमें कितने खिलाड़ी गए, राष्ट्रीय खेल में कितने गए, कॉमनवेल्थ में कितने गए, सैफ खेलों में कितने गए, उसके पॉइंट्स मिला के उस विश्वविद्यालय को मौका ट्रॉफी दी जाती है। तो यह मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम से। 1957 में LNIP, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा 17 अगस्त को आप देखेंगे इसका शिलान्यास किया गया, 57। ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप 58 में एडॉक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई, एडॉक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई 58 में। इस एडॉक इंक्वायरी कमेटी को भेजा गया कि जाके देखिए आइए कि जो रोम में ओलंपिक हो रहा है उसके अंदर किस तरीके से क्या क्या चीजें वहां पर हो रही है, उसके लिए भेजा गया एडॉक इंक्वायरी कमेटी को। और इसके अंदर देखेंगे एडॉक कमेटी, क्योंकि भारत का जो परफॉर्मेंस था गिरता जा रहा था शारीरिक शिक्षा से, तो इसलिए एडॉक इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया। और जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर के एल श्रीमाली थे उस समय, ठीक है ना। तो इसी के बाद जब 60 का रोम ओलंपिक हुआ, 60 रोम ओलंपिक के अंदर भारत गया, और भारत 60 के अंदर भारत बोलते ना कि भारत का स्वर्ण पदक जीतने का क्रम कब टूटा, तो आपका 1960 रोम ओलंपिक, जिसमें भारत पाकिस्तान के हाथों 1 गोल से पराजित हो गया था। बट भारत ने 1964 टोक्यो ओलंपिक में फिर से पाकिस्तान को 1 गोल से हराया, ठीक है ना। तो 1960 रोम ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन गिरा, तो उसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई, कौन सी, आपकी एडॉक इंक्वायरी कमेटी, जिसने आके रिजल्ट दिया। और फिर 1961 में NSNIS का गठन किया गया था इसी के पश्चात। आप देखेंगे 59 में कुंजुरु कमेटी बनी, ठीक है। कुंजुरु को मैंने बोला ना, एनसीसी की शुरुआत का पूरा श्रेय दिया जाता है कुंजुरु जी को। 1959-60 में NPED, नेशनल फिजिकल एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए कार्य किया गया। 1960 में कोल कपूर कमेटी, 1960 में कॉल एंड कपूर कमेटी आई। 1960 के अंदर आप देखेंगे कॉल कपूर कमेटी, और जिन्होंने की, और ये दोनों है कॉल एंड कपूर, जिसमें नाम आप सुनेंगे MK कॉल और MN कपूर। ये दोनों AICS के समय मेंबर थे, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स के, ठीक है। और यही जो कॉल एंड कपूर थे, यही दोनों कहा गए रोम ओलंपिक में गए थे। वहां से आने के बाद इन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी कॉल एंड कपूर कमेटी ने। 1961 में NSNIS की शुरुआत हुई, अर्जुन अवार्ड। 1963 में CD देशमुख कमेटी। आप देखेंगे 1964 में कोठारी कमेटी, आप सुनते होंगे कोठारी कमेटी के पीछे पूरा भारत की जो शिक्षा पद्धति चरमरा रखी थी, वो इस कोठारी कमेटी को जिम्मेदार समझाया था। 1965 में आप देखेंगे NFC, नेशनल फिटनेस कॉर्प्स, नेशनल फिटनेस कॉर्प्स पे कई बार क्वेश्चन आया है इसके ऊपर। 1969 में NSS, नेशनल सोशल सर्विस, राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत की गई। 1970-71 में नेशनल रूरल स्पोर्ट्स स्टार्ट किए गए। रूरल स्पोर्ट्स मतलब जो ग्रामीण परिवेश के खेलों को शुरुआत किया गया। तो 1972 में नेहरू युवा केंद्र की शुरुआत की गई। ये सब शारीरिक शिक्षा और खेलों से जुड़ा है, क्योंकि क्या होता है, हम क्या बोलते हैं, कौन सा मंत्रालय बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। खेल को कराने के कारण श्रीमती इंदिरा गांधी जी को आप देखेंगे ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार दिया गया 1982 नई दिल्ली में, जिसके अंदर अप्पू, एक हाथी का बच्चा था, वो शुभंकर था उस समय, ठीक है। 1983 में सैफ गेम, साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स हुए, जिसको अब SA गेम कहा जाता है। उसके बाद 1985 में नेशनल गेम की शुरुआत की गई। 1985 में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाएगा, जो खेल प्रशिक्षक थे उनको एक राष्ट्रीय पुरस्कार द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाने लगा। 1980 में फिजिकल एजुकेशन इन NCERT के सिलेबस में शारीरिक शिक्षा को शामिल कर दिया गया। ये देखिए रुझान शारीरिक शिक्षा का कैसे बढ़ते जा रहा है।
और क्योंकि ये जो सिलेबस आपका डाला गया है, बिहार के जो माध्यमिक टेट का जो सिलेबस डाला गया, सीधे सीधे एनसीईआरटी की 11th क्लास का सिलेबस उठा के लिया गया। और ये जो टॉपिक है, पहला ही चैप्टर है कायदे में। भाई फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन क्या है, फिजिकल एजुकेशन, मैं वो वीडियोस भी आपको ऐप में प्रोवाइड करूंगा मैं, कि क्या डेफिनेशन है सारी शिक्षा की, एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बाद ये टॉपिक आना। ठीक है ना। तो चैप्टर 1 का ये एक टॉपिक है, बट ये टॉपिक बहुत चीज, क्योंकि बोलते हैं ना बहुत बड़ी छतरी का एक टॉपिक है, जिसके अंदर कई चीज समा रखी है, समझना है इसको आपको, इसलिए क्वेश्चन दिया गया। ठीक है ना। आगे देखते हैं हम कि उसके बाद फिजिकल एजुकेशन एनसीईआरटी 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, क्योंकि सबसे बड़ा पुरस्कार कहा जाता है, और अब उसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। क्योंकि ये इस पे ज्यादा मैं डिटेल नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सबकी हम अलग अलग वीडियोस बनी हुई है हमारे पास, अवार्ड्स की अलग वीडियो बनी हुई है, किसमें कितनी धनराशि है, क्या है, सब कुछ अलग अलग बना रहा है। क्योंकि ये एफ्रो एशियन गेम भारत में आप देखेंगे 2003 में स्टार्ट हुए थे, 2003 में हैदराबाद में आयोजित किया गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 2018 में खेलो इंडिया आया, और उसको खेलो इंडिया यूथ गेम्स नाम दिया गया। ठीक है। और 2020 में इस खेलो इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटी गेम्स को जोड़ दिया गया। तो ये खेलो इंडिया पे अलग टॉपिक है हमारे पास, उसको पर्दा देखना बहुत जरूरी है, बहुत पक्का क्वेश्चन आएगा उसमें से। उसके बाद आता है 2021 में इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया था, उसकी शुरुआत 2000 शुरुआत किया गया था। ठीक है ना। थोड़ा सा वही मैंने थोड़ा देखा, मैं 2021 कैसे लिख गया गलती से, तो 2015 से आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ आप देखेंगे कि ठीक है। तो संपूर्ण स्वास्थ्य और फिटनेस, अब भाई कंप्लीट उसका हेल्थ, अब कंप्लीट हेल्थ से मतलब उसको आप देखेंगे फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, मतलब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, ठीक है ना, संवेगात्मक, ये जितने स्वास्थ्य हैं उसको अच्छा रखने के लिए, अपनी फिटनेस वेलनेस को मेंटेन करने के लिए, वेलनेस क्या है, फिट एक बड़ी छतरी होगी, उसको बरकरार रखने के लिए, सही रखने के लिए आज की तारीख में हर व्यक्ति ललायित है कि कैसे ओवरऑल हेल्थ को और फिटनेस को मेंटेन करे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अब इसके कारण भाई अगर ये हो गया तो क्या चाहिए उनको, एक सही बताने वाला फिटनेस एक्सपर्ट चाहिए, एक योग एक्सपर्ट चाहिए। ठीक है ना। एक जिम के अंदर जो आपने देखा ट्रेनर चाहिए उसको। तो रुझान क्या है कि आज की तारीख में हर व्यक्ति संपूर्ण स्वास्थ्य और फिटनेस की तरफ ध्यान दे रहा है, ये वर्तमान का रुझान है, आपने देखा होगा। ठीक है। एवरीबॉडी वांट टू बिकम हेल्दी एंड फिट। उसके बाद देखिए कि नंबर 2 पॉइंट जो लिखा हुआ है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। अब एक छात्र का सर्वांगीण विकास, आपने देखा होगा माँ बाप आज की तारीख में अपने बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पे विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि क्या है, उसी से उसका व्यक्तित्व निखर के आता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है उसका। अब ओवरऑल डेवलपमेंट वही पॉइंट्स यहाँ पर कि फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल सभी डेवलपमेंट वो अपने बच्चे में चाहता है। ठीक है। वो अपने बच्चे के अंदर वो सभी डेवलपमेंट को चाहता है। तो अब जब सभी डेवलपमेंट उसके अंदर चाहिए, तो हर विद्यालय के अंदर, महाविद्यालय के अंदर, विश्वविद्यालय के अंदर, प्राथमिक विद्यालय के अंदर, सब जगह क्या चाहिए, शारीरिक शिक्षा चाहिए। शारीरिक शिक्षकों की बहुत अत्यंत आवश्यकताएं हैं। उनके कोर्स के करिकुलम के अंदर फिजिकल एजुकेशन एक मुख्य सब्जेक्ट के रूप में इन्वॉल्व होना चाहिए। किया जा रहा है, आपने देखा होगा कि आज सीबीएसई के अंदर देखेंगे आप
जितने विश्वविद्यालय बोर्ड के अंदर देखेंगे सब जगह शारीरिक शिक्षा को ग्रेजुएशन लेवल पे ले आए। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए क्या आ गया है, मूवमेंट एजुकेशन प्रोग्राम। ये जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ नोट करते चलना है, पॉइंट्स को नोट करते चलना है, इन्हीं पे क्वेश्चंस आने हैं। मूवमेंट एजुकेशन प्रोग्राम है, गति से जुड़ी हुई शिक्षा, मतलब बच्चे को सिखाया जाता है खेलते खेलते। तो क्या ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए, संपूर्ण उस व्यक्ति का सर्वांगीण विकास चाहिए इसके अंदर। आप देखेंगे तो आप देखेंगे इसके लिए क्या है कि प्रत्येक स्कूल के अंदर कोच चाहिए, प्रत्येक स्कूल के अंदर हर गेम का कोच चाहिए। धीरे धीरे आप देख रहे होंगे जितने मॉडर्नाइज स्कूल हो रखे हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल, गोयनका पब्लिक स्कूल, उसमें हर गेम का कोच रखा गया हुआ है, हर गेम का। योगा एक्सपर्ट रखा गया, फिजियोथेरेपिस्ट रखा गया, मसाज थेरेपिस्ट रखा गया है। आप देखेंगे यहां पर योग थेरेपिस्ट रखा गया है। तो ये एक रुझान बढ़ के आया है। ठीक है ना, अगला पॉइंट देखते हैं हम, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, भाई न्यूट्रिशन का पोषक तत्वों से पोषण, डाइट्रिक्स का मतलब भाई डाइटिशियन भाई बताएगा वो कि आपको कब क्या खाना है, कितना खाना है, आपका नेचर ऑफ एक्टिविटी, कार्य की प्रकृति कैसी है आपकी। अब कोई कहता है कि मैं तो इंजीनियर हूं, भाई इंजीनियर का वे ऑफ वर्किंग कितना है, उसकी पूरे दिन के अंदर कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा की खपत हो रही है। तो क्या करता है कि न्यूट्रिशनिस्ट और ये डाइटिशियन क्या करते हैं, उसका एक डाइटरी चार्ट बनाते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि जितने फिजिकल स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब भी कोई टीम का किसी का कैंप लगता है या कोई अपना फिटनेस वर्क कर रहा होता है तो क्या प्रॉपर डाइट लेता है, उस डाइट को मैनिपुलेट करता है। क्योंकि क्या होता है कि भोजन के अंदर 55 से 60%, 55 टू 60% हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। रही बात प्रोटीन और फैट्स की, हमारा फैट्स जो होता है 25 से 30% और प्रोटीन 10 टू 15% होता है। हमारे खेलों को क्या कर रखा है, हमारे डाइटिशियन ने क्या कर रखा है, आप IASM, इंडियन एसोसिएशन स्पोर्ट्स मेडिसिन, एम्स, निन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जो हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है, सबने मिलकर क्या डाइटरी चार्ट बनाने का एक तैयार किया फॉर्मूला। कहा कि भाई स्पोर्ट्स को 4 भाग में बांट दिया इन्होंने, लाइट स्पोर्ट्स, मॉडरेट स्पोर्ट्स, हैवी स्पोर्ट्स, एंडोरेंस स्पोर्ट्स। लाइट स्पोर्ट्स में कौन से खेल किए गए, जिसके अंदर मैक्सिमम स्किल की जरूरत पड़ती है, कोई ताकत की जरूरत नहीं, कोई सहनशीलता की जरूरत नहीं इसके अंदर, जैसे चेस खेल रहा है कोई, कैरम बोर्ड, स्नूकर, बिलियर्ड्स, ये खेल है। तो इसके अंदर क्या किया उन्होंने, बोला भाई जितना शरीर का भार है, टोटल बॉडी वेट है, उसमें 50 का गुणा कर दीजिए और उतने किलो कैलोरी का भोजन दे दीजिए इसको। कार्बोहाइड्रेट 60% रखिए, फैट्स 25%, प्रोटीन 15%। अब बोला कि मॉडरेट टाइप का खेल खेलता है, मॉडरेट स्पोर्ट्स के अंदर वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो। इसमें क्या बोला उन्होंने, बस 60 इंटू बॉडी, 60 का गुना कर दिया उसके शरीर के भार से। जितनी किलो कैलोरी का भोजन उसको खिलाया जाए, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट को 60% रखा गया, यहाँ फैट्स को 25 की जगह 26% कर दिया जाए। हमारी इस बुक के अंदर हमने बहुत अच्छी तरह इस पॉइंट को भी समझाया है। आप पेज नंबर नोट कर सकते हैं कि किस पेज पे ये दिया गया है, मैं वो बताना चाहूंगा कि कैसे डाइट चार्ट तैयार किया जाता है, वही यहाँ पर इससे संबंधित पॉइंट है ये। आप देखेंगे पेज नंबर ये पेज नंबर आप देखेंगे 354 पे, ये साफ साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ डाइटरी चार्ट हमने बोला था 354 या 353 पेज पे दे रखा है, इसको बहुत सीधा समझा रखा है कि कैसे डाइटरी चार्ट तैयार किया था। तो ये जब डाइटिशियन कोई बन रहा है तो उसको ये पता होना चाहिए कि कौन सा पोषक तत्व क्या करता है। मगर जब भी डाइटरी चार्ट बनाते हैं तो कई पॉइंट्स होते हैं। क्या पॉइंट्स होते हैं कि भाई कैसा उसकी कार्य की प्रकृति, क्या क्या करता है, वो खेलता है या टीचर है या वो दुकान में बैठता है, तो नेचर ऑफ एक्टिविटी क्या है। उसके बाद भाई उसके शरीर का भार कितना है, वेट कितना है, उसकी एज कितनी है, उसका सेक्स क्या, मेल है फीमेल है, जहां वो रहता है वहां क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, जलवायु कैसी है वहां की, जहां
वो रह रहा है उसमें मौसम कैसा है, ठंडा है, गर्म है, कैसा है, क्योंकि ठंडे मौसम के अंदर फैट्स को बढ़ाते हैं, फैट ज्यादा करते हैं, बॉडी गर्मी चाहिए होती है। इन सब पॉइंट्स को ध्यान रखा जाता है। ठीक है ना, कुछ पॉइंट्स मैंने इस पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, बस पॉइंट्स बता रहा हूं मैं। अगला देखते हैं हम। अगला बोलता है फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन। आप देखेंगे फिजियोथेरेपी की बहुत ज्यादा जरूरत है फिजिकल एंड स्पोर्ट्स साइंसेज के अंदर। खिलाड़ी मैदान में खेल रहा है, चोट लग गई, तो हमको फर्स्ट एड देना है सबसे पहले। तो फर्स्ट एड इज अ पार्ट ऑफ दिस रिहैबिलिटेशन, पुनः स्थापन का एक भाग है। पुनः स्थापन की परिभाषा का क्या बोली जाती है, तो क्या बोलते हैं कि अगर किसी खिलाड़ी को चोट लग गई है मैदान पर, वो चोट लगने के बाद जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, फर्स्ट एड दे रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं इसको हम, उसके बाद दोबारा से वो मैदान में खेलने के लिए आ रहा है। तो इस बीच में चोट लगने के पश्चात और पुनः मैदान में आने से पहले जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं, उसको सही करने के लिए उसको हम रिहैबिलिटेशन कहते हैं, पुनः स्थापन कहते हैं इसको। तो उसके अंदर फर्स्ट एड आ गया, उसके बाद फिजियोथेरेपी आ गई। भाई फिजियोथेरेपी इतना आसान नहीं, कई इसमें मॉडलिटीज होती हैं, आपने सुना होगा। हाइड्रोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, वैक्स थेरेपी, मैग्नेटिक थेरेपी, मड थेरेपी, अरोमा थेरेपी। अगर ये आप देखेंगे तो स्पोर्ट्स मेडिसिन की कुछ बात यहाँ पर हमारी पर लागू होती है यहाँ पर, कि भाई इंजरी हुई, उसके बाद क्या क्या आप देंगे। तो आज की तारीख में आप देखेंगे कि बहुत से मास्टर डिग्री करके फिजिकल एजुकेशन के जो थोड़े से स्पेसिफिक हो गए, जो इन्होंने रिहैबिलिटेशन का आपने कोई कोर्स कर लिया, तो वो क्या हो रहा है, उनका ट्रीटमेंट कर रहा है, योगा थेरेपिस्ट बन के आ गया। ठीक है ना। उसके बाद अगला आता है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, प्रौद्योगिकी एकीकरण। ये बड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट है आज की तारीख में, कि हमारा जो आप देखेंगे टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के अंदर आप सीधे सीधे देखेंगे कि आज की तारीख में किसी भी चीज को सिखाना है आपको। अब जैसे मैं भी सिखाने के लिए, आप में से काफी लोग जुड़े हुए हैं, मैं क्या है, मैं ऑनलाइन आ रहा हूं। मैंने कहा सबको दिखाया जाए तो मैं यूट्यूब पे लाइव आ गया। ये क्या है, ये हमारा सीधे टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन है ये। तो भाई हमने क्या, आज की तारीख खूब सारे ऐप बन गए हैं, आप देखा फिटनेस ऐप। ठीक है ना। भाई आपके शहर में कोरोना है, हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा, उसका ऐप बना हुआ है। ठीक है। हमारे आपके स्कूल के अंदर कितने बच्चे हैं, कौन सा फिटनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसका ऐप बना हुआ है। तो आपने देखा होगा भारत सरकार ने, हमारा जो युवा एवं खेल मंत्रालय, जिसने एक ऐप बना रखा है फिटनेस का। ठीक है। तो ये एक क्या है, यहाँ पर ऐप बन रखा है, और मैं कान में लगा के घूम रहा, देखेंगे आप, मैं बोल रहा हूँ इसी से चल रहा है सब कुछ। तो कुछ वियरेबल एडवाइस, मतलब क्या होता है, जो हमारे डिवाइसेज होती हैं, जो हम अपने शरीर डिवाइस कान में लगा लिया, चलते चलते चल रहा है, बात करते जा रहा है। तो ये एक नया एक टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन का बात आया इसके अंदर, आप देखेंगे वेबसाइट आ गई, इंटरनेट को कैसे यूज करेंगे आप। ठीक है। वो सब चीज आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, कई इंटरैक्टिव सेशन स्टार्ट हो गए, इंटरैक्टिव सेशन, आमने सामने बात कर रहे हैं। तो ये हमारा यहाँ पर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन आया। ठीक है। ऐप आ गया, ऐप से थ्रू सबको बताना चालू कर दिया हमने। तो एक ये रुझान नया आया। ठीक है। जब से जैसे कोरोना आया, तो इसने और उफान लिया इसने। ठीक है। जूम ऐप, आप देखेंगे कई ऐप चालू हो गए, उससे आके सब क्लासेस, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं सब लोग। तो एक ये नया रुझान आया, और ये बड़ा ही मैं बोलता हूँ ड्रैगस्टिक बोलते हैं इसको, ड्रास्टिक एकदम चेंज आया इसके अंदर। फिर आता है अगला एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन, रूपांतरित शारीरिक शिक्षा। अब एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन यहाँ पर सीधे सीधे किसके लिए कह रहा है, कि जो शारीरिक रूप से विकलांग है, मानसिक रूप से विकलांग है। ठीक है ना। आपने देखा होगा पैरालंपिक हो रहा है, स्पेशल ओलंपिक खिलाया जा रहा है, तो उनके लिए फिजिकल एजुकेशन क्या है, उनके लिए शारीरिक शिक्षा अब शुरुआत की गई है। ठीक है। अब शायद सुना होगा आपने कि बीपीएड भी अब ये लोग कर सकते हैं। ठीक है। तो ये शारीरिक शिक्षा के अंदर एक रुझान ये बड़ा है, एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन, और ये बड़ी डिमांड है इस चीज की। ठीक है। उसके बाद आता है ऑनलाइन एंड हाइब्रिड फिजिकल एजुकेशन। ऑनलाइन शारीरिक शिक्षा चालू हो गई है।
आपको कुछ भी स्किल देखनी है, आप तुरंत गए ऑनलाइन, ऑनलाइन पे स्किल देख लिया आपने कि भाई हिच किक कैसे कूदी जाती है, सीजर स्टाइल कैसे होती है, फॉसबरी फ्लॉप कैसे होता है, पैरी ओब्राइन मेथड कैसे होता है, फुटबॉल के अंदर मैग्नस इफेक्ट कैसे आ रहा है, आप सीधे ऑनलाइन पे जाके देखिए, ऑनलाइन से जुड़ जाएंगे आप। ऑनलाइन हाइब्रिड एजुकेशन यहाँ पर चालू होगा, फिजिकल एजुकेशन। तो क्या होता है, इसके लिए क्या आप काफी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, कोई मॉडल बनाया जा रहा है आपके अंदर। तो ये हमारा ऑनलाइन और हाइब्रिड फिजिकल एजुकेशन आया है यहाँ पर। उसके बाद देखेंगे प्रोफेशनल डेवलपमेंट, व्यवसायिक विकास। फिजिकल एजुकेशन के अंदर जो अभी वर्तमान रुझान मैंने बोला कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट, व्यवसायिक विकास यहाँ पर चालू हो गया। अब व्यवसायिक विकास कैसे, कि फिजिकल एजुकेशन वाले लोग आप देखेंगे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, सिंपोजियम, कांग्रेस, कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना। ये एक क्या आ गया, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, व्यवसायिक विकास आ गया, जो दूसरी एरिया में, दूसरे सब्जेक्ट में चल रहा था, वो फिजिकल एजुकेशन के अंदर ये बढ़ता चला गया। वर्कशॉप हो रही है, एक एक पॉइंट को समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है इसको, ठीक है ना। तो हमारे देखेंगे रिसर्च ट्रेंड्स आ गया, रिसर्च कैसे की जाएगी, इसमें रिसर्च हो रहा है तो क्या हो रहा है वो वर्कशॉप में बता रहे हैं, कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में, सिंपोजियम में वो एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है। अगला आता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। आप देखेंगे कि कहा जाता है कि स्पोर्ट्स का परफॉर्मेंस आपके मनोविज्ञान पर भी निर्भर करता है, ठीक है। कोई खिलाड़ी पहले से ही घबरा रखा है कि सपोज सामने वाली टीम बहुत बहुत बलशाली टीम आ रखी है, तो यहाँ पर कोच का या जो साइकोलॉजिस्ट जा रखा है टीम के संग, उसका काम होता है वो क्या करता है, उस चीज को मैनेज करता है, वो हिप्नोटाइज करता है, सम्मोहित करता है, उसको बूस्ट अप करता है, ठीक है, इमेजरी टेक्निक यूज करता है वो। तो आज की तारीख में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, खेल मनोविज्ञान, जो खेल मनोवैज्ञानिक है आज की तारीख में देखेंगे हर टीम, भाई लोगों ने इंडिविजुअल अपना स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट रखा हुआ है। आप देखेंगे कोई टीम खेलने जाती है तो उसका एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का रिकॉर्ड तैयार किया जाता है कि भाई खिलाड़ी कैसा है, ये गुस्सा कितनी देर में होता है, गुस्सा होता है या नहीं होता है, ये नॉर्मल रहता है, इसके सामने क्या किया जाए कि बहुत गुस्से में आ जाता है, ये चिंता करता है नहीं करता है, एंजाइटी है या नहीं, एग्रेशन कैसा है इसका, इसका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है। तो वहां पर ये सब साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं। तो एक ये रुझान सारी शिक्षा के अंदर बड़ा, ठीक है। उसके बाद आता है एडवेंचर एजुकेशन। आपने देखा होगा, एडवेंचर स्पोर्ट्स सुना होगा, साहसिक जो खेल होते हैं हमारे, है ना, ट्रैकिंग हो गया, माउंटेनियरिंग हो गया, स्कूबा डाइविंग हो गया, कैनोइंग हो गया, ये जितने खेल है एडवेंचर स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई शिक्षाओं को लेके आना कि भाई आप अगर पहाड़ों पे जाएंगे, ट्रैकिंग करते हो तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, शरीर के अंदर क्या क्या पेन हो सकता है, कौन कौन सी इंजरीज हो सकती हैं, ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या करेंगे आप, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग करते हैं तो खिलाड़ियों को क्या दिक्कत है, ऑक्सीजन की कमी है वहां पर, गुरुत्वाकर्षण बल की कमी है वहां पर, हवा का घनत्व तो बहुत कम हो जाता है, एयर डेंसिटी, सूखी हवा बहती है वहां पर, ठीक है ना। तो वहां पर क्या बोलते हैं हम, एक्लेमेटाइजेशन, एक वर्ड आता है, हमेशा ये नोट करने की जरूरत है, क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है कि हाई एल्टीट्यूड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, एक्लेमेटाइजेशन का इफेक्ट पड़ता है। अगर नॉर्मल आप सी लेवल पे खेल रहे हैं तो यहाँ पर क्या बोलते हैं हम लोग कि एडेप्टेशन आ गया, और वहां क्या बोलेंगे, एक्लेमेटाइजेशन आ गया। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स के अंदर ये चीजें भी आ रही है, ठीक है, कि एडवेंचर स्पोर्ट्स चालू कर दिया गया एक हमारे शारीरिक शिक्षा के अंदर, कि रुझान एक और बढ़ा है कि रॉक क्लाइंबिंग हो रहा है, ये नई चीज है। उसके बाद देखेंगे अगला, रिसर्च एंड एकेडमिक्स। फिजिकल एजुकेशन में शोध रिसर्चेज बहुत हो रही हैं, बहुत रिसर्चेज हो रही हैं, ठीक है। भारत अब फिर उसी रास्ते पे पहुंच रहा है। अदरवाइज जितनी भी स्पोर्ट्स रिच कंट्रीज हैं वहां पर रिसर्च और एकेडमिक्स का मतलब जो हमारी शैक्षणिक चीजें हैं उसको बहुत बढ़ाया जा रहा है। भारत भी चालू हो गया, भारत भी आ गया इसके अंदर, क्योंकि आप देखेंगे किसी विदेश में जितनी स्पोर्ट्स रिच कंट्रीज हैं वहां पर आप देखेंगे किसी को खिलाड़ी का चयन करना है तो वहां पर ऐसे नहीं होता, एट द एज ऑफ वेरी 7 साल के बच्चे से ही वहां पर शुरुआत चालू हो जाती है,
7 साल के बच्चे की बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी का मतलब मसल्स के अंदर फाइबर्स देखे जाते हैं। रेड मसल फाइबर्स कितने इसकी बॉडी के अंदर, व्हाइट मसल फाइबर्स कितने हैं। अगर भाई व्हाइट मसल फाइबर्स है तो इसका मतलब छोटे खेलों के लिए, फास्ट गेमों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि फास्ट ट्विच फाइबर होते हैं। रेड मसल स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं, वो देखा जाता है। उसका रिएक्शन देखा है, रिफ्लेक्स एक्शन देखा जाता है उसका। उसके माँ बाप का हेरिडिटरी कैरेक्टर्स देखा जाता है। तो आप देखेंगे तो ये रिसर्चेज हो रही हैं ये, ठीक है ना। ये सब रिसर्च फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंसेज में इंटरवल ट्रेनिंग बहुत अच्छी मानी जाती है, या कंटिन्यूस ट्रेनिंग बहुत अच्छी मानी जाती है एंडोरेंस के लिए। स्ट्रेंथ के लिए क्या सबसे अच्छी एक्सरसाइज होनी चाहिए, तो सब रिसर्च चल रही है। अब एक और सिर्केडियन वेरिएबल्स आया कि भाई खिलाड़ी को तैयारी करानी है, अगर मैं स्ट्रेंथ ताकत की तैयारी करानी तो किस टाइम में करानी चाहिए। सवेरे करानी चाहिए, दोपहर में करानी चाहिए, शाम को 4 बजे के बाद करानी चाहिए, क्या कराना। तो सिर्केडियन वेरिएबल वो भी रिसर्च आ गया है। सब पे रिसर्च चल रहा है। एक्वा ट्रेनिंग चल रही है, अंडर वाटर ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ आप देखेंगे। हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग होती है तो उसके लिए आप देखो हाइपोक्सिक चैम्बर बना दिया गया। सोनीपत में पहला बनाया गया स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ये हरियाणा के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। पहला साई का हाइपोक्सिक चैम्बर, मतलब कमरा ऐसा बना दिया जिसमें ऑक्सीजन फिक्स कर दी गई, उसमें ट्रेनिंग हो रही है। तो ये सब रिसर्च का ही रिजल्ट है ये। अगला है कॉर्पोरेट वेलनेस प्रोग्राम। कॉर्पोरेट का मतलब जितने भी बिजनेस क्लास के लोग हैं, जो किसी कंपनीज में काम कर रहे हैं, वहां पर भी क्या हो गया है, एक फिटनेस और वेलनेस का प्रोग्राम चालू कर दिया गया है कि जैसे ही वो कर्मचारी आएगा तो वह फिट तो रहना चाहिए। जो फिट होगा तभी तो अच्छा काम करेगा। पता पड़ा कि आती इसको नींद आ रही है तो कैसे काम अच्छा करेगा। तो फिटनेस एंड वेलनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं कहां पर, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर। जितनी बड़ी बड़ी कंपनी आ जाए, सब कंपनी के अपने क्या फिटनेस एक्सपर्ट्स हैं, ट्रेनर्स हैं वहां पर, ठीक है ना। तो ये एक एरिया बड़ा निकल के आया। आता डाटा एनालिसिस। आज की तारीख में डाटा एनालिसिस आप देखेंगे, कंप्यूटर वैज्ञानिक, कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए फिजिकल एजुकेशन के एक्सपर्ट लोग डाटा एनालिसिस कर रहे हैं। डाटा एनालिसिस का मतलब क्या हो गया कि आप खेलते हैं, आपका पता पड़ा कि मैच किसी दूसरी टीम के संग है। सपोज मैं टेनिस खेलता हूं और सामने मेरे सामने भाई इंग्लैंड का टेनिस प्लेयर आया, तो उसकी क्या क्या खामियां हैं वो हम डाटा एनालिसिस पे देखते हैं कंप्यूटर के ऊपर, कि भाई वो खिलाड़ी फोर हैंड ड्राइव मारता है तो उसकी शॉट इधर ही आएगा, ये हमने एनालिसिस कर लिया। दूसरे खिलाड़ी को अगर आपने उसके बैक हैंड पे बॉल डाल दी राइट साइड में तो वो बॉल नहीं उठा पाएगा, ये एनालिसिस। फुटबॉल के अंदर की भाई इसके पास बॉल आएगी तो ये कैरी काटेगा काटेगा, ये हमने एनालिसिस कर रखा है कि भाई इसके बॉल आएगी तो कैरी काटेगा, इसे छोड़ो मत। इसके पास बॉल आएगी तो ये पास डालेगा डालेगा। क्रिकेट के अंदर कि भाई ये जब खिलाड़ी बॉलिंग कर रहा है, तीसरी जब लगेगा उस बॉल को शोल्डर लेवल पे लेके आएगा। ये डाटा एनालिसिस कि भाई इस खिलाड़ी को अगर बॉल लेग साइड पे दे देगी तो ये मारेगा मारेगा, छोड़ेगा नहीं बॉल। ये डाटा एनालिसिस, ये हमारे फिजिक्स में एक नया रुझान है और आज की तारीख बम्बार्डमेंट कर दिया इसने। पूरे वर्ल्ड के अंदर डाटा एनालिसिस चाहिए। तो भाई डाटा एनालिसिस खाली कंप्यूटर वाला तो बता नहीं पाएगा। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फिजिकल एजुकेशन के बंदे की जरूरत पड़ेगी वो बताएगा स्किल कैसे परफॉर्म होती है। एक कोच की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम। जर्नलिज्म, पत्रकारिता। आज आप देखते होंगे समीप राजगुरु मेरा क्लासमेट रहा है, आज जर्नलिज्म में, वो भी बीपीएस किया हुआ इसने, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। उसके बाद वो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के अंदर आया। तो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म एक फील्ड है, लोग पत्रकारिता में उतार गए, खेल पत्रकारिता के अंदर। उसके बाद देखेंगे आप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, खेल का प्रबंधन करना। भाई सबको करना पड़ता है। आप अगर फिजिकल टीचर आप अपॉइंट हो गए तो आपको उस स्कूल के खेल का प्रबंधन करना पड़ेगा। कैसे मैनेज करेंगे स्पोर्ट्स एक्टिविटी, क्योंकि आपका काम क्या होगा, उस स्कूल के अंदर खेल का वातावरण क्रिएट करना पड़ेगा जिससे कि विद्यार्थी फिट रहे। क्योंकि साउंड बॉडी एज ए साउंड माइंड कहते हैं, जब तक साउंड बॉडी नहीं होगी माइंड कैसे साउंड होगा स्टूडेंट का। तो आपको वहां पर जाकर मैनेज करना पड़ेगा। सपोज आप एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उस टूर्नामेंट का पूरा मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आपको पूरे कमेटीज बनानी पड़ेगी, डिफरेंट कमेटीज बनानी पड़ेगी। पता पड़ा ट्रांसपोर्टेशन कमेटी हो गया, एकोमोडेशन कमेटी हो गया, आपको खान पान व्यवस्था के लिए आपने कर दिया रिफ्रेशमेंट कमेटी हो गया, वाटर अरेंजमेंट कमेटी हो गया, टेक्निकल कमेटी हो गया।
ठीक है ना, वेलकम कमेटी हो गया, रजिस्ट्रेशन कमेटी हो गया, अनाउंसमेंट कमेटी हो गया आपका, उसके बाद प्रेस कमेटी होगी, डिफरेंट कमेटीज बना के एक मैनेजमेंट करना है। तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एक हमारे टॉपिक्स ऐसा आया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इवेंट मैनेजमेंट। आज की तारीख में ये भी बड़ा बहुत बढ़ के एक कोर्स निकल के आया, इवेंट मैनेजमेंट। मुंबई में इसका कॉलेज है कि पता पड़ा कि भाई फलानी मुंबई मैराथन करानी है, तो वो इवेंट मैनेजमेंट वाले वहां पहुंचते हैं, जो इस इवेंट मैनेजमेंट का फिजिकल इवेंट से जुड़े हुए लोग, वो उसको मैनेज करते हैं, उनकी तैयारी चलती है कैसे ऑर्गेनाइज कराएंगे हम। ठीक है, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, उनको टी शर्ट कैसी मिलेगी, वेब कैसी मिलेगी, उनके पर इलेक्ट्रॉनिक वेब मिलेगी, डिजिटल। ठीक है, सब। अब वर्ल्ड कप फुटबॉल क्रिकेट होने वाला है इंडिया के अंदर, तो इवेंट मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, आपको देखेंगे वहां पर इवेंट मैनेजमेंट करने वाले सब मिलेंगे। देखिए नया फील्ड भर के आया बहुत बड़ा। और अब मैं देख रहा हूँ इस इवेंट मैनेजमेंट के फिजिकल एजुकेशन वाले बहुत कम जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं लोग? जो नॉर्मली 12th करके बोला कि मेरे बच्चे को एमबीए करानी, तो बोला सीधा इवेंट मैनेजमेंट कराइए ना, वो इवेंट मैनेजमेंट कर रहा है जाके। ठीक है, तो उनको ये सब चीज जानना पड़ता है। फिर किन्सोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स, बिल्कुल सही है, किन्सोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स। भाई किसी को कुछ खेलना है तो किन्सोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, मसल्स के ज्ञान होना चाहिए उसको, जॉइंट्स का पता होना चाहिए, जॉइंट्स मूवमेंट कैसे करती है, प्लेन्स एंड एक्सेस क्या होता है, लीवर क्या होता है। भाई अच्छा परफॉर्मेंस करना है इसको, तो जेवलिन को किस एंगल पे फेंका जाए, कौन सी मसल्स को मजबूत किया जाए। ठीक है, सब बायोमैकेनिक्स है। भाई स्पिन करानी है, कैसे स्पिन, क्या मैकेनिक्स लग रहा है यहाँ पे, बॉल को इन स्विंग करानी है, आउट स्विंग करानी है। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर बायोमैकेनिक्स से काम आ रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ मसाजर लिख रखा है। आज की तारीख में आप जाएंगे एनएसएमएच पटियाला जाएंगे, तो वहां पर क्या है कि हर मसाजर और मैसियो, ठीक है, वो क्या होते हैं वहां घूमते रहते हैं, अपना एक बैट सा लेके घूमते रहते हैं। और भारत ने तो सब इम्पोर्ट कर रखे हैं, पूरे विदेशी आ रखे हैं यहाँ पर, कि वो जहाँ कैंप चल रहा है वहां पर घूमते रहते हैं, जो भी खिलाड़ी आता है उसको मसाज देते हैं वहां पर। तो एक ये मसाजर, मसाज थेरेपिस्ट बहुत आने लगे। तो ये आप देखेंगे ये प्रेजेंट सीन है ये। अब कैरियर्स क्या होंगे, इन्हीं से जुड़े हुए कैरियर्स। भाई इनको देखते हुए, इन सबको देखते हुए क्या हुआ, ये सब चीजें हुई, धीरे 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 डेवलपमेंट हुआ। और अब इनके लिए क्या कैरियर्स क्या क्या है एग्जैक्ट आप देखेंगे, इनके लिए कैरियर्स क्या क्या है। तो आप सबसे पहले देखेंगे बट टीचिंग रिलेटेड कैरियर्स हैं। प्राइमरी स्कूल के अंदर फिजिकल टीचर है, सेकेंडरी स्कूल में, सीनियर सेकेंडरी के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर फिजिकल एजुकेशन टीचर्स। तो ये टीचिंग रिलेटेड चीजें आ गई, टीचिंग रिलेटेड हमारी यहाँ पर चीजें आ गई। तो आपने देखा होगा। फिर उसके बाद कोचिंग रिलेटेड। अब कोचिंग रिलेटेड मतलब हर गेम का कोच चाहिए, हर गेम का, क्रिकेट का, फुटबॉल का, वॉलीबॉल का, चेस का, सबका कोच चाहिए। तो एक ये कैरियर अपॉर्चुनिटी बनी है। जितने भी आज की तारीख टॉप स्कूल्स हैं, वो तो कंपनी को हायर कर रही है, वो कंपनी प्रोवाइड कर रही है कोच हर चीज। तो एक इंडस्ट्री, फिटनेस की इंडस्ट्री स्टार्ट कर दी, फिटनेस इंडस्ट्री, डेवलपमेंट स्पोर्ट्स एंड फिटनेस इंडस्ट्री, ये पॉइंट छूट गया। फिटनेस इंडस्ट्री आज की बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं फिटनेस इंडस्ट्री के नाम से। आपने देखो जिम खुल गए बड़े बड़े, कई कई ऐसी कंपनी है कि स्कूल को पूरा अपना सेटअप देती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, 1 साल का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है ना, तो कोचिंग रिलेटेड के अंदर आपने देखा होगा, इसके अंदर भाई स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आ गए, उसके बाद रिक्रिएशन डिपार्टमेंट आ गए। ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर रिक्रिएशन डिपार्टमेंट आ गया। उसके बाद आप देखेंगे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मैनेजमेंट की चीजें आ गई इसके अंदर, जब हम कोचिंग की बात कर रहे हैं तो। क्योंकि जब कोचिंग को स्टार्ट करोगे तो फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करोगे आप। किसी इंडस्ट्री के अंदर आया तो इंडस्ट्री के अंदर फैसिलिटीज आपको देनी पड़ेगी, स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई है आपको। ठीक है ना, उसके बाद भाई फिजिकल इसमें डिपार्टमेंट में कोचेस का हो गया। तो ये कैरियर्स यहाँ पर आया। उसके बाद देखेंगे हेल्थ रिलेटेड आ गया। तो हेल्थ रिलेटेड, हेल्थ की बात करेंगे तो हेल्थ क्लब देखेंगे आप, हर अच्छी यूनिवर्सिटी में हेल्थ क्लब, स्कूल में हेल्थ क्लब, किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे हेल्थ क्लब।
किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएंगे, हेल्थ क्लब मिलेगा आपको, वहां पर ट्रेनर मिलेगा आपको, ठीक है, जिसको पूरे हेल्थ रिलेटेड जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका उसको ज्ञान होता है पूरा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप इसी हेल्थ क्लब में एथलेटिक ट्रेनिंग पे कैसे चलना चाहिए, ट्रैक पे कैसे दौड़ना चाहिए, अगर वॉक कर रहे हैं तो कैसे करना चाहिए, ब्रिस्क वॉकिंग करनी है आपको। तो ये यहाँ पर हेल्थ क्लब से जुड़े हेल्थ रिलेटेड जो है हमारे कैरियर से इतने। उसके बाद आप देखते हैं परफॉर्मेंस रिलेटेड कैरियर जो होते हैं, ठीक है। आजकल देखेंगे आप परफॉर्मेंस रिलेटेड कैरियर देखा होगा आपने कि पुलेला गोपीचंद किसी का पर्टिकुलर इंडिविजुअल कोच है, उसको अपना परफॉर्मेंस बढ़ाना है, उसका कोच है वो, मतलब इंडिविजुअल कोच, किसी एक खिलाड़ी का परफॉर्मेंस बढ़ाना है तो वहां वो इंडिविजुअल कोच पहुंच गया। पता पड़ा इंडियन क्रिकेट टीम है, मीडियम पेसर का कोच अलग है, स्पिनर का कोच अलग, बैट्समैन के लिए कोच अलग, विकेट कीपर का अलग कोच। तो परफॉर्मेंस रिलेटेड जो परफॉर्मेंस को एनहांस बढ़ाने के लिए कोचेज होते हैं, वो अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन एंड मीडिया। अब कम्युनिकेशन एंड मीडिया, कम्युनिकेशन मतलब संचार संबंधित, और मीडिया, तो यहाँ पर जर्नलिज्म आ गया, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। भाई स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का कोर्स कीजिए आप, एक अच्छा कैरियर है इसके अंदर, है ना। स्पोर्ट्स जर्नल, क्योंकि हर चैनल के ऊपर देखेंगे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अलग अलग होगा, एक भी होगा, दो भी हो सकते हैं वहां पर, ठीक है। वो हो गया स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। उसके बाद आप देखेंगे कि इस कम्युनिकेशन, इसके अंदर क्या है, बुक का पब्लिकेशन, आप बुक का पब्लिश कीजिए। मुझे बोलना नहीं चाहिए, आज की तारीख में इस भारत के अंदर सबसे अधिक फिजिकल एजुकेशन में सबसे अधिक बिकने वाली किताब है, सबसे अधिक। ये स्पोर्ट्स, ये क्या हो गया, एक पब्लिकेशन आ गया। ये भी किताब आपने, मैंने कल भी बताया था ये चीज, मतलब पब्लिकेशन, ये कैरियर है कि आप बुक के ऑथर बन गए, ठीक है, बुक का ऑथर बन गया, पब्लिकेशन आ गया। उसके बाद फोटोग्राफी, मैंने सिनेमाटोग्राफी पे एक वीडियो बना रखी है, सिनेमाटोग्राफी, फोटोग्राफी, फोटोग्राफी एक है आपका कैरियर। उस फोटोग्राफी में सिनेमाटोग्राफी, भाई डायनेमिक और स्टैटिक, कोई मूवमेंट हो रहा है उसके बाद आप ले रहे हैं। आपने देखा हो फोटोग्राफी के लिए कई लोग जो बायोमैकेनिक्स होते हैं फोटोग्राफर्स को बुलाते हैं, फोटोग्राफी। भाई जर्नलिज्म में वहां पर फोटोग्राफर चाहिए आप, तो फोटोग्राफी एक अपना अलग कैरियर इसके अंदर फोटोग्राफी का। उसके बाद आप देखेंगे आप आप देखेंगे आजकल कुछ भी प्रोग्राम हो रहा है उसका बैनर बन रहा है, बैनर की कास्टिंग कैसी करनी है, वीडियो की एडिटिंग कहां पर करनी है। तो ये सब कैरियर्स आपके योगा ट्रेनर, फिजियोथेरेपिस्ट, मसाजर, जितने हमने पॉइंट्स को कवर किए, ये सब उसी से जुड़े हुए कैरियर्स हैं। ये एक नया रुझान शारीरिक शिक्षा में बढ़ता आ रहा है। मैंने कहा कि डाटा एनालिसिस की बात करी, डाटा एनालिसिस में कौन बच्चा आ रहा है, जो बीटेक कंप्यूटर साइंस के अंदर डाटा एनालिसिस करके आ रहा है, वो फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स की डाटा का एनालिसिस कर रहा है। बट उस बच्चे को वो उस खेल की स्किल्स नहीं पता है, तो एक फिजिकल एजुकेशन का स्टूडेंट जो है इसके फील्ड के अंदर जा सकता है, डाटा एनालिस्ट, स्पोर्ट्स डाटा एनालिस्ट बन सकता है, पर्टिकुलर किसी गेम का डाटा एनालिस्ट बन सकता है। तो अल्टीमेट आपने देखा कि चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कैरियर्स इन फिजिकल एजुकेशन के बदलते रोजगार क्या है। लगभग हमारी ये, मैं देख रहा हूँ, 1 घंटे की क्लास है ये, और ये पॉइंट्स को उतारने की जरूरत है। और ये आपका एक टॉपिक, इसकी इस मैंने कहा ना बड़ा टॉपिक है, काफी चीज कवर हो। थैंक यू सभी को, इसी तरीके से आप जुड़े रहेंगे। हाँ, मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अब हमारी क्लास ऐप के ऊपर मिलेगी, और जितने लोगों को जुड़ना है वो एक फोन नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, फ्लैश करता हूँ मैं, कि आप इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फोन नंबर लिख रहा हूँ अपना, 7983637880। ये नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप करेंगे। यू आर नॉट सपोज टू डू अ कॉल, आप सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए। और उसको कैसे ऐप पे जुड़ेंगे, और ऐप से जुड़ने के बाद आपको लगेगा
कि हम बहुत सही जगह पर आ गए हैं, ठीक है? और ऐप में जुड़ने के बाद आपको एक-एक सिलेबस वाइज़ वीडियोज़ मिलेंगी। आपको सब्जेक्ट वाइज़ वीडियो चाहिए, बोला मैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ना चाहता हूँ, तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी की एक-एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो है। सेल की वीडियो है, टिश्यू की है, फिर स्केलेटल सिस्टम है, फिर मस्कुलर सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, सबकी वीडियो लाइन से लगी पड़ी है। ऐसे ही आप साइकोलॉजी में जाएँगे, साइकोलॉजी के अंदर भाई मोटिवेशन की वीडियो लाइन्स, लीडरशिप की वीडियो है, ठीक है? हेल्थ एजुकेशन में आइए, स्पोर्ट्स मेडिसिन आइए, योगा के अंदर आइए, सबका वीडियो मिला हुआ है, सब आपको धीरे-धीरे मिलते चले जाएगा। और जो आपका सिलेबस है, वो तो हम एक्सप्लेन करा ही, देखिए, उसके बाद उसमें इम्पोर्टेंट क्लासेस मिलेंगी, उसके अंदर आपको क्या मिलेगा? क्वेश्चन सेशंस मिलेंगे, कैप्सूल क्लासेस। 10 क्वेश्चन बोर्ड में मिलेंगे, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा और उस 10 क्वेश्चन से करीब 200 क्वेश्चन निकल के आते हैं, तो वो एक मजबूत बेस आधार बन जाता है। और मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा और मुझे कहने में कोई भी वो संकोच नहीं है, हमसे जितने जुड़े हुए हैं सब लोग कामयाब हुए हैं, ठीक है? कामयाब हुए, हो सकता है मैंने कहा सक्सेस के पीछे 3 चीज़ काम करती हैं, एक आपका टास्क डिफिकल्टीज़, एफर्ट और तीसरा लक, कि भैया पेपर आया तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं आ गया, जिस हिसाब से आपने तैयारी करी मगर मैं मेरी जो तैयारी होती है मैं इस लेवल पे कराता हूँ, पेपर आपका यहाँ पर आएगा, पेपर यहाँ आएगा। उसके बाद दूसरा होता है एफर्ट, आपने मेहनत कितनी करी है। मैंने कहा कि जो पढ़ा रहा हूँ आप पॉइंट्स लिखिए, जिसने हाथ से नहीं लिखा वो फिर दिक्कत में रहेगा। लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है सुन के, देख के, लिख लिया आपने उस चीज़ को, तो वो आपके दिमाग में सेट बैठेगा। एक बार डिटेल नोट्स उसको फिर थोड़ा कट शॉर्ट बना लीजिए, क्योंकि बिहार के एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा डे टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है 1.5 से 2 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसलिए हम खटाखट टॉपिक्स को कवर करते हैं प्रत्येक दिन और हम आपका सिलेबस निपटाते चले। और तीसरा हमारा होता है लक। भाई देव ने बहुत मेहनत करी, पेपर भी आसान नहीं हो पाया, तो भगवान क्या कहते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। और बोलते क्या है, असफलता ही सफलता की सीढ़ी होती है। तो टेंशन मत लीजिए, मैं तो अभी असफल होने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। 100% आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू, सभी को ऑल द बेस्ट। माँ सरस्वती का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। और हम, मैंने कहा ना मेजर ध्यानचंद जी का आज जन्मदिन पूरे हर्षोल्लास से पूरे भारतवर्ष में मना रहा है। आपको भी उसकी शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।